हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग कक्षा 12वीं में आगे पढ़ेंगे अधिशोषण की ऊष्मागतिकी के बारे में। पिछली क्लास में अधिशोषण के बारे में देखे थे और अवशोषण और अधिशोषण में अंतर भी देखे थे। आज देखेंगे कि जो अधिशोषण है उसमें ऊष्मागतिकी से मतलब है कि अधिशोषण की क्रिया में माने कि सतह पे किसी भी अणुओं के आकर्षित होकर जमा होने की क्रिया में माने अधिशोषण में कितनी ऊर्जा उत्सर्जित होगी या अवशोषित होगी, उसके लिए आंतरिक ऊर्जा या एंथैल्पी का मान कैसे परिवर्तित होगा, उसकी एंट्रोपी का मान कैसे परिवर्तित होगा, इन सबको डिटेल से जो देखते हैं वही कहलाता है उसकी ऊष्मागतिकी। तो जो ऊष्मागतिकी है उसमें एक नियम दिया गया था, गिब्स-हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण हम लोग पहले पढ़े थे, जिसमें जी क्या रहता है, फ्री एनर्जी या फिर मुक्त ऊर्जा। तो किसी भी सतह को जिसमें अधिशोषण की क्रिया होनी है वहाँ पे अपना एक फ्री एनर्जी रहेगा, मुक्त ऊर्जा रहती है। उसके बाद उसकी एंथैल्पी का मान भी रहता है, आंतरिक ऊर्जा माने कि एंथैल्पी। उसके बाद जो भी अव्यवस्था पाई जाती है उसको बोला जाता है एंट्रोपी, माने किसी भी कण में जैसे गैस के कण जितने ज़्यादा इधर उधर फैले रहेंगे बेतरतीब रूप से, जितनी ज़्यादा अव्यवस्था पाई जाएगी उसकी एंट्रोपी का मान उतना ही ज़्यादा रहता है। तो गैस की एंट्रोपी का मान सबसे ज़्यादा रहता है, क्योंकि जो गैस के कण हैं वो पूरे वातावरण में इधर उधर अव्यवस्थित रूप से फैले रहते हैं। उसके बाद द्रव की जो एंट्रोपी है उसका मान कम रहता है गैस के अणुओं से, क्योंकि द्रव के अणु में बहने का गुण पाया जाता है, लेकिन वो पूरे वायुमंडल में नहीं फैल सकते। उसके बाद जो ठोस रहता है, जैसे ये एक ठोस है, इसकी एंट्रोपी का मान सबसे कम रहता है, क्योंकि इसमें जो चाक के छोटे छोटे कण हैं वो सुव्यवस्थित रूप से स्थित रहते हैं, माने कि एक व्यवस्थित संरचना का निर्माण करते हैं ठोस, इसलिए उनकी एंट्रोपी का मान कम रहता है। तो इस प्रकार जो अधिशोषण होगा वो ठोस की सतह पे भी हो सकता है, द्रव की सतह पे भी हो सकता है, ठोस पे द्रव का अधिशोषण भी हो सकता है और द्रव पे गैस का अधिशोषण भी हो सकता है, या फिर ठोस पे गैस का अधिशोषण भी हो सकता है। तो उसमें एंट्रोपी चेंज किस प्रकार से होगी उसको देखेंगे आज हम लोग अधिशोषण की ऊष्मागतिकी के अंतर्गत। इसके लिए एक सूत्र दिया गया है, डेल जी बराबर डेल एच माइनस टी डेल एस। तो यहाँ पे जी मुक्त ऊर्जा या फ्री एनर्जी है, तो डेल जी माने कि मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन। अधिशोषण की क्रिया जब शुरू नहीं हुई रहेगी तो उसका सतह का एक फ्री एनर्जी का मान निश्चित रहेगा। जैसे जैसे अधिशोषण होगा फ्री एनर्जी के मान में चेंज होता जाएगा, चेंजेस होता जाएगा, परिवर्तन होगा। तो इसलिए यहाँ पे डेल जी लिया गया है। डेल एच माने कि एंथैल्पी परिवर्तन, किसी भी सतह में जिसमें अधिशोषण होना है उसकी एंथैल्पी के मान में भी परिवर्तन होगा। टी, अगर टेम्परेचर देने पे कोई अधिशोषण हो रहा है या फिर विशोषण हो रहा है, माने कि अधिशोषण के विपरीत क्रिया हो रही है टेम्परेचर देने पे, तो वहाँ पे टी भी यूज होगा। तो टी और एंट्रोपी, जो गैस है और इधर उधर घूम रहे हैं और जगह पे आकर के व्यवस्थित बैठ जाएंगे। गैस किसी सतह पे अधिशोषित हो जाएगा तो गैस की एंट्रोपी में कमी आएगी। पहले घूम रहा था तो ज़्यादा अव्यवस्थित था, लेकिन बैठ गया तो थोड़ा कम अव्यवस्थित हो गया, तो उसकी एंट्रोपी में भी परिवर्तन आएगा। द्रव या ठोस के एंट्रोपी में भी परिवर्तन आता है। तो यही कहलाता है अधिशोषण की ऊष्मागतिकी। तो हम लोग देखते हैं कि जो एंट्रोपी रहता है उसके मान में हमेशा समय के साथ साथ कमी आती जाती है, क्योंकि इधर उधर घूमने वाले कण सतह पे आकर के एकत्रित होकर के अधिशोषित हो जाते हैं किसी भी सतह पे। तो सतह पे अधिशोषित होकर के स्थिर हो जाते हैं, तो एंट्रोपी के मान में हमेशा कमी होती है अधिशोषण के दौरान। इसलिए अधिशोषण की प्रक्रिया में हमेशा एंट्रोपी परिवर्तन या फिर डेल एच का मान ऋणात्मक रहता है। उसके बाद एंथैल्पी के मान में भी कमी आती है हमेशा, क्योंकि
यह एक ऊष्माक्षेपी परिवर्तन होता है। अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी परिवर्तन है, माने कि इसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है अधिशोषण की क्रिया के कारण, जिसके कारण उसकी आंतरिक ऊर्जा में कमी आएगी, तो एंथैल्पी के मान में कमी आएगी। तो कमी माने कि ऋणात्मक, तो डेल एच का मान में कमी आएगी, तो डेल एच का मान यहाँ पे ऋणात्मक हो जाएगा। तो डेल एच का मान ऋणात्मक और डेल एच का मान भी ऋणात्मक, तो जब डेल जी का मान निकालेंगे तो यहाँ पे डेल एच के जगह में माइनस डेल एच लिखेंगे और टी की जगह में टी ही रहेगा। अलग अलग टेम्परेचर पे जब लेंगे तब उसका मान चेंज होगा। और जो डेल एच है यहाँ पे नहीं, यहाँ पे टी का मान निश्चित रहता है, उसका मान चेंज नहीं होता है, इसलिए उसके सामने डेल नहीं लगा है। अब जो एस का मान है इसमें कमी होगी समय के साथ, तो इसको माइनस डेल एच लिखे हैं, तो ये हो जाएगा माइनस डेल एच और ये माइनस और माइनस प्लस टी डेल एच। अब यहाँ पे अगर इसका मान और इसका मान एक स्थिति ऐसी आती है कि जो दोनों का मान है एक दूसरे के बराबर हो जाता है, डेल एच और डेल एस का अधिशोषण होता जाएगा। एक स्थिति में दोनों का मान समान हो जाता है, माना कि दोनों का मान ए हो जाता है, तो ये माइनस ए हो जाएगा और ये प्लस ए हो जाएगा, तो प्लस और माइनस कट जाएंगे और यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो डेल जी का मान यहाँ 0 हो जाता है। तो यह जो स्थिति होती है वो साम्य अवस्था की स्थिति रहती है, जब अधिशोषण में साम्य स्थापित हो जाता है। ये हो गया खत्म। अब आता है अधिशोषण के प्रकार या टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। तो पहला होता है भौतिक अधिशोषण और दूसरा है रासायनिक अधिशोषण। 2 टाइप के अधिशोषण पाए जाते हैं। तो जो भौतिक अधिशोषण है उसमें अधिशोषक की सतह पे किसी भी जो अधिशोषक रहेगा, जैसे यह ठोस है, इसकी सतह पे कुछ भी कण अधिशोषित होगा इस सतह पे, बस इसके अंदर नहीं ना, अंदर नहीं घुसेगा, केवल सतह पे जो कण अधिशोषित होगा उसके उन जो अणु अधिशोषित होगा और इस ठोस के बीच दुर्बल प्रकार का जब बंध बनता है और दुर्बल आकर्षण बल से जब ये बंधे रहते हैं, जैसे कि वंडर वाल बल से, तो ये कहलाता है भौतिक अधिशोषण। और यहाँ पे भौतिक अधिशोषण अस्थायी प्रकृति का रहता है, और अगर हम लोग ताप को बढ़ाते हैं या फिर दाब को बढ़ाते हैं या कम करते हैं तो अधिशोषण की मात्रा को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। और जो चारकोल रहता है उसकी सतह पे गैस का अधिशोषण होता है, वही कहलाता है भौतिक अधिशोषण का उदाहरण। और इसमें वंडर वाल बल को वंडर वाल बल या भौतिक अधिशोषण भी कहा जाता है। अब दूसरा है रासायनिक अधिशोषण। तो वह अधिशोषण जिसमें जो ठोस या फिर कोई भी जिस सतह पे अधिशोषित होगा उसके बीच और जो अणु इस पे अधिशोषित होगा उसके बीच रासायनिक बंध का निर्माण होता है, तो वो कहलाता है रासायनिक अधिशोषण। तो इसमें अधिशोषित माने कि बाहर से जो कण आएगा और अधिशोषक माने जिस पे अधिशोषित होगा, दोनों के बीच रासायनिक बंध बनता है। यह स्थायी प्रकार का अधिशोषण रहता है और इसमें अधिक स्थायित्व पाया जाता है। और इसमें जो सक्रियण ऊर्जा का मान है उच्च रहता है और इसको ताप और दाब को बढ़ा करके उतना ज़्यादा परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो जो हाइड्रोजन गैस है उसको निकिल, प्लेटिनम या पैलेडियम जैसी धातु की सतह पे जब डाला जाता है तो वह जो गैस है उन पे अधिशोषित हो जाता है, जो रासायनिक अधिशोषण का उदाहरण है। उसके बाद जो भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण दोनों के कुछ कुछ गुण या विशेषताएं हैं या अभिलक्षण हैं, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे भौतिक अधिशोषण के अभिलक्षण। तो जो भौतिक अधिशोषण रहता है उसमें विशिष्टता का अभाव पाया जाता है, माने कि कोई भी सतह केवल एक निश्चित
या विशेष चीज को ही अवशोषित करेगा, बाकी किसी चीज को अवशोषित नहीं करेगा। ऐसा विशिष्टता का भाव उसमें पाया जाता है। माने किसी भी सतह पे कोई भी चीज अधिशोषित हो सकता है। एक विशेष चीज के लिए एक विशेष सतह पे अधिशोषण होगा, ऐसा उसमें लिमिटेशन या विशिष्ट गुण नहीं पाया जाता है। यह होगा विशिष्टता का अभाव। दूसरा है गैस की प्रकृति। तो अधिशोषित होने वाला जो गैस रहेगा अगर, तो हर गैस की प्रकृति पर निर्भर करेगा अधिशोषित होने वाली गैस की मात्रा। गैस की प्रकृति कैसी है, उस आधार पे अधिशोषित होने वाला जो गैस है उसका अधिशोषण निर्भर करेगा। आसानी से द्रवित होने वाली गैसें जल्दी अधिशोषित हो जाती हैं। जो गैस जल्दी द्रवित होता है वो जल्दी अधिशोषित हो जाएगा, लेकिन जो लेट से द्रवित होगा वो गैस देर से अधिशोषित होती हैं और उनके लिए क्रांतिक ताप आवश्यक होता है। वह ताप जिस पे कोई गैस द्रव में परिवर्तित हो जाएगा क्रांतिक ताप कहलाता है। तो उस ताप के मिलने पर ही वह लिक्विड फॉर्म में आएगा और अधिशोषित होगा, तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। अब है अधिशोषक की प्रकृति। गैस क्या के रूप में था, अधिशोषित के रूप में था। अब जो अधिशोषण जिसमें होगा, जो अधिशोषित करेगा उसकी प्रकृति पर भी निर्भर करता है। तो इसमें ठोस होगा तो उसके क्षेत्रफल से संबंधित रहेगा कि कितना क्षेत्रफल खाली है जिस पे अधिशोषण होना है। अगर द्रव रहेगा या सिलिका जेल रहेगा, तो सिलिका जेल चारकोल में जो छिद्र रहते हैं, छोटे छोटे छिद्र, उन पे निर्भर करेगा कि कितना जगह खाली है जिस पे अधिशोषण होना है। तो उनकी प्रकृति पर भी अधिशोषण की मात्रा डिपेंड करती है। अब अधिशोषण की एंथैल्पी। एंथैल्पी का मान अधिशोषण में अभी देखे हैं, डेल एच का मान यहाँ पे ऋणात्मक आ रहा है। तो अधिशोषण की क्रिया में एंथैल्पी का मान हमेशा ऋणात्मक रहता है और इसका मान 20 से 40 किलो जूल पर मोल के लगभग बराबर रहता है और दुर्बल प्रकृति के कारण इसका मान बहुत कम रहता है भौतिक अधिशोषण में। अब देखेंगे उत्क्रमणीय प्रकृति। तो उत्क्रमणीय प्रकृति में किसी भी ठोस या गैस की सतह पे या फिर द्रव की सतह पे अधिशोषण होगा तो उत्क्रमणीय प्रकृति का होता है। माने पहले अधिशोषित होगा, उसके बाद विशोषित हो जाएगा। पहले चिपक गया सतह पे, अधिशोषित हो गया, उसके बाद उसको गर्म करेंगे तो जो चिपका हुआ अणु है वो जल्दी आसानी से दुर्बल बंद रहने के कारण टूट करके बाहर निकल जाएगा, तो विशोषित हो जाएगा। तो जो भौतिक अधिशोषण है उसमें उत्क्रमणीय प्रकृति पाई जाती है अधिशोषण में। तो ताप में वृद्धि होता है अगर ली-सातेलिए के सिद्धांत के अनुसार, तो यहाँ पे अधिशोषण के अनुकूल रहता है। कम ताप रहेगा तो ज़्यादा अधिशोषण होगा ली-सातेलिए सिद्धांत के अनुसार, और जब दाब में वृद्धि करते हैं तो अधिशोषण के अनुकूल होती है, लेकिन जो दाब में कमी रहता है वो अधिशोषण के प्रतिकूल होता है। माने ज़्यादा प्रेशर डालेंगे तो जल्दी अधिशोषित होगा और प्रेशर को कम करेंगे तो अधिशोषण का मान कम हो जाता है भौतिक अधिशोषण के लिए। अब आता है अधिशोषक का सक्रियण। तो सक्रियण का अर्थ है कि खाली स्थान सक्रियण। जैसे कोई सतह है, इस पे सामान्य में जो अधिशोषण हो रहा है, लेकिन किसी कारणवश हम लोग इसके सतह का क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं, या फिर यह चारकोल है तो इसमें जो छिद्र हैं और छिद्र की संख्या को बढ़ा देते हैं, तो इसमें अधिशोषण की जो दर है वो बढ़ जाएगी। माने इसको सक्रिय कर रहे हैं हम लोग, ज़्यादा अधिशोषण होने के लिए इसको सक्रिय करेंगे तो वही कहलाता है अधिशोषक का सक्रियण। माने इसको ऐसा बनाएंगे कि अधिशोषण उसमें ज़्यादा हो जाए। तो छिद्र में वृद्धि कर सकते हैं, खाली जगह में वृद्धि कर सकते हैं, उसका क्षेत्रफल बढ़ा सकते हैं। तो ये सब है अधिशोषण का सक्रियण। तो
तो यांत्रिक रूप से हम लोग रगड़ सकते हैं। अगर कोई सतह भर गया है तो उसको रगड़ेंगे तो ऊपर का सतह हट जाएगा, जगह खाली हो जाएगा। या फिर भाप के संपर्क में मिलाकर हम लोग ज़्यादा अगर गर्म करेंगे तो सक्रिय चारकोल का निर्माण होता है, क्योंकि गर्म करने से, बहुत खूब अधिक गर्म करने से उसमें छिद्र या छोटे छोटे छिद्रों का निर्माण होगा। उसके बाद अगर कोई बड़े कण के रूप में है तो इसको ठोस चूर्ण के रूप में अगर चेंज करेंगे तो उसके सतह के क्षेत्रफल में भी वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से अधिशोषण का सक्रियण हम लोग कर सकते हैं, अधिशोषक का। ये किसके बारे में पढ़ रहे थे? भौतिक अधिशोषण के। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अधिशोषण के अभिलक्षण। तो जो रासायनिक अधिशोषण है उसमें अधिशोषित पदार्थ और अधिशोषक के बीच रासायनिक बंध रहेगा जो स्थायी रहता है, और यह रासायनिक अभिक्रिया द्वारा रासायनिक बंध उसमें बनते हैं। तो इसमें इनकी जो लक्षण है उसमें सबसे पहले आता है कि इसमें उच्च विशिष्टता पाई जाती है। माने जो रासायनिक अधिशोषण है, एक रासायनिक बंध जो बनता है वह विशिष्ट प्रकृति का होता है। माने अधिशोषक की सतह पे जो अधिशोषित होने वाले पदार्थ का बंध बनेगा वो विशिष्ट प्रकृति का होगा। जैसे जो धातु की सतह रहता है, कोई भी धातु, टीना, लोहा, कॉपर, एल्यूमिनियम, उसकी सतह पे अगर ऑक्सीजन आकर के अधिशोषित होगा तो धात्विक ऑक्साइड का निर्माण करेगा, और ऑक्साइड बनने के कारण ऑक्साइड ही बनाएगा, हाइड्रोजन जोड़ करके हाइड्राइड तो नहीं बनाएगा। अगर धात्विक सतह पे हाइड्रोजन गैस अधिशोषित होता है तो हाइड्राइड बनाएगा। इसी प्रकार से जो विशेष प्रकार के गैस के अधिशोषण से एक विशेष प्रकार का ऑक्साइड बनता है, ऑक्सीजन के अवशोषण से, हाइड्रोजन के अवशोषण से हाइड्राइड बनेगा। तो इसमें उच्च विशिष्टता, हाई लेवल की विशिष्टता पाई जाती है। दूसरा है गैस की प्रकृति पे। जब अधिशोषित होने वाला गैस किसी भी प्रकार के रासायनिक प्रतिक्रिया की संभावना होती है। गैस की प्रकृति पे ये तभी संभव होगा जब जो अधिशोषित होने वाला गैस है और अधिशोषक के बीच अगर कोई रासायनिक क्रिया होगी तभी उसकी प्रकृति पर निर्भर करेगा। अगर रासायनिक प्रतिक्रिया होने की संभावना नहीं है तो उसकी प्रकृति पे संभव या निर्भर नहीं करता है। तीसरा है अधिशोषण की ऊष्मा। किसी भी बंध के निर्माण में जो अधिशोषण की ऊष्मा रहती है इसका मान ज़्यादा रहता है, क्योंकि यह प्रबल प्रकार का बंध रहता है और इसको तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो जो अधिशोषक की ऊष्मा का मान है इसमें 80 से 240 किलो जूल पर मोल या फिर उससे अधिक भी पाया जाता है। उत्क्रमणीय प्रकृति, इसमें उत्क्रमणीय प्रकृति नहीं पाई जाती, क्योंकि एक बार अगर रासायनिक अधिशोषण हो गया तो उसको हम लोग विशोषण द्वारा दूसरी दिशा में, या एक दिशा में हुआ है तो उसको दूसरी दिशा में रिएक्शन नहीं करा सकते। तो इसमें अनुत्क्रमणीय प्रकृति या इरिवर्सिबल प्रकार की प्रकृति पाई जाती है। माने दोनों दिशा में रिएक्शन नहीं होता है, केवल एक ही दिशा में रिएक्शन इसमें होगा। तो इसमें अनुत्क्रमणीय प्रकृति पाई जाती है। सतह का क्षेत्रफल। अब देखते हैं कि जो भौतिक अधिशोषण के समान ही रासायनिक अधिशोषण में भी सतह का क्षेत्रफल हम बढ़ाते हैं, उसके छिद्र की संख्या हम वृद्धि करते हैं, या फिर उसमें क्या करेंगे, उसको रगड़ करके उसका जगह खाली करेंगे तो रासायनिक अधिशोषण की दर भी बढ़ जाती है। माने सक्रियता इसमें भी बढ़ाना पड़ता है ज़्यादा अधिशोषण करने के लिए। अब देखते हैं अधिशोष्य की अवस्था। तो जो अधिशोष्य एवं अधिशोषक के बीच जो रासायनिक बंध बनते हैं और रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें
आणविक अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। अणुओं की आणविक अवस्था में परिवर्तित होते हैं। जैसे जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के रूप में पाई जाती है, लेकिन जब उसमें रासायनिक अधिशोषण पाया जाता है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन O2 के रूप में पाया जाता है सामान्य गैस में, लेकिन जब उसमें अधिशोषण होता है तो O2 माइनस या फिर O माइनस या O2 2 माइनस O2 2 माइनस या फिर O माइनस या फिर ये O2 माइनस इन सब के रूप में अधिशोषित होता है। माने सामान्य में O2 गैस के रूप में पाया जाएगा, लेकिन जब रासायनिक अधिशोषण होगा तो इन सब के रूप में उसका अधिशोषण होता है। तो ये हो गया रासायनिक अधिशोषण के लक्षण। अब आप लोग देख लेंगे भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर। अभी जो पॉइंट पढ़े ये दोनों से पूरा अंतर का पॉइंट आ जाएगा। तो भौतिक अधिशोषण रासायनिक अधिशोषण का अंतर पूछने पे इन दोनों को ही डिटेल में समझाना है। अब ठोस पर गैसों के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। कोई भी ठोस लेंगे, ठोस, उस पे कोई भी गैस, वायुमंडल का कोई भी गैस, वो गैस इस पे अधिशोषित होगा ठोस की सतह पे, तो उसको कुछ कारक प्रभावित करते हैं। प्रभावित करेंगे तो प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो कौन कौन से हैं उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले आता है, देखो अगर कुछ समझ में नहीं आए, किसी भी चीज का कारक पूछेगा परीक्षा में, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्या लिखना है, भूल गए हो आंसर को, तो कैसे लिखोगे। जिसके बारे में पूछा है उसके बारे में सोचना। तो अधिशोषण के बारे में जैसे पूछा है, ठोस पे गैस के अधिशोषण के बारे में लिखना है कि कारक कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले सोचना कि अधिशोषण पढ़ रहे हैं तो अधिशोषण किस पे होगा, ठोस की सतह पे होगा। तो ठोस की जो भी प्रकृति है वो अधिशोषण को प्रभावित करेगी, पहला कारक। अब ठोस की सतह पे जो आकर के जमा होगा वो क्या कहलाएगा, अधिशोष्य। तो जो अधिशोष्य रहेगा वो गैस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है। तो गैस की प्रकृति भी निर्भर करेगी। तो जिस पर अधिशोषित होगा उसकी प्रकृति पे पहला निर्भर करेगा। दूसरा किस पे निर्भर करेगा, जो बाहर से आकर के इस पे जमा होगा उस पे निर्भर करेगा। तो गैस की प्रकृति पे निर्भर करेगा, दो कारक हो गया। अब इसमें सतह के क्षेत्रफल पे भी निर्भर करेगा। अगर दाब को बढ़ा देते हैं गैस का तो ज़्यादा अधिशोषण होगा, तो दाब पे निर्भर करेगा। अगर दाब को कम करेंगे, प्रेशर कम लगेगा, तो कम अधिशोषण होगा। तो दाब पे निर्भर, पहला अधिशोषक, दूसरा अधिशोष्य, तीसरा है दाब, चौथा अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो बढ़ेगा, कम करते हैं तो कम होगा। अगर कोई ताप के अनुसार हो रहा है क्रिया, तो अगर विशोषण करना है तो ताप को अधिक बढ़ाएंगे तो विशोषण होने लगेगा। तो ताप पे भी निर्भर करेगा। तो जो ताप, दाब और प्रकृति, इन सब से 4-5 पॉइंट आसानी से बन जाता है परीक्षा में लिखने के लिए कि कोई भी कारक किस प्रकार से किसको प्रभावित करेगा। तो केमिस्ट्री में ताप, दाब, उत्प्रेरक और किसी भी पदार्थ की प्रकृति, उसके बंध का प्रबलता, ये सब कॉमन कारक हैं जो हर चीज़ को प्रभावित करते हैं। तो कारक पूछेगा तो इन सब को अच्छे से लिख लोगे आप लोग और लिख सकते हो। तो सबसे पहले है गैस की प्रकृति, दूसरा है अधिशोषक की प्रकृति, तीसरा है उसके सतह का क्षेत्रफल, चौथा है गैस का प्रेशर या दाब और ताप, उसके बाद उसकी सक्रियता, माने कि कैसे इसको और अधिक सक्रिय कर सकते हैं जिससे वो उसको प्रभावित करेगा।
इस प्रकार से ये सब कारक उसको प्रभावित करते हैं। तो अगली क्लास में हम लोग देखेंगे कि जो अधिशोषण रहता है उस पे दाब का प्रभाव कैसे पड़ता है और ताप का प्रभाव कैसे पड़ता है, उसको डिटेल से देखेंगे। आज के लिए बस यहीं तक।